बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो हिस्सों पे होगी। पहला जो पार्ट होगा वो सैलाब के लिए, और जो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट होगा वो जो इस वक्त मुल्क की ताज़ा सूरत हाल है उस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जी जो भी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसके बाद गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जो भी ये सैलाबी पानी है इसको ड्रेन आउट किया जाए और उसके बाद पैदा होने वाली जो भी सूरत हाल जो कि सेहत महकमा सेहत से पर्टेन करती है उस पर फोकस किया जाए। इस वक्त जी गुड्डू बैराज पर जो इनफ्लो है वो 1,75,000 क्यूसिक है और आउटफ्लो जो है वो 1,09,800 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर जो पानी का इनफ्लो है वो 1,34,400 क्यूसिक है और आउटफ्लो जो है वो 1,24,300 क्यूसिक है। कोटड़ी जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशल और आखिरी इसका है एरिया, उसमें इनफ्लो है वो 2,45,900 क्यूसिक और आउटफ्लो है 2,12,200 क्यूसिक। तो जो ऊंचे दर्जे का सैलाब था वो अब जो है वो डाउन हो रहा है और अब डी वाटरिंग जो है उस पर पूरा फोकस गवर्नमेंट का चल रहा है। अब तक जितनी भी तूफ़ानी बरसातें और जो सैलाबी रेले थे उनसे 707 कीमती जानें जो है उनका नुकसान हुआ है। 707 जो सिंध में इंजर्ड लोग हैं वो 8,422 हैं। जो लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है वो 2,90,197 है। $2,90,197 जानवर जो है। और जो क्रॉप एरिया डैमेज हुआ है वो 48,60,259। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रिलीफ काम है वो भी जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इस वक्त 2,75,454 टेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं विक्टिम्स को। जो तरपाल कहते हैं वो है 2,34,323। मॉस्कीटो नेट्स जो मुख्तलिफ विक्टिम्स को फराम किए गए हैं वो 22,49,675। राशन बैग जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है सिंध गवर्नमेंट, वो 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त मिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस की तादाद में जो लोग इस वक्त बेघर हैं उनको रोज़ाना गवर्नमेंट 2 वक्त का खाना और कहीं कहीं पे जो हो रहा तो वहाँ पे 3 वक्त का खाना जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। इंतज़ामिया सिंध गवर्नमेंट मिलकर मिलियंस ऑफ लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और राशन बैग का जो है वो सप्लाई का सिलसिला है वो जारी है और उसमें अब स्पीड और तेज़ी काफ़ी आ चुकी है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए भी जेरी कैंस भी किए हैं, कहीं पे छोटे आरओज भी गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। 7,37,572 लीटर्स पानी जो इस वक्त तक ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। 7,37,572 लीटर पानी। स्लीपिंग मैट्स जो है वो 23,740 अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जानवरों के लिए भी
जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जो कि 15,430 मॉस्किटो नेट्स हैं जो को अभी तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं इस वक्त। इसके बाद डेंगू की सूरत हाल भी आपको पता है कि डेंगू की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है वो ख़राब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, कराची में, और कराची के अलावा जो देही इलाके हैं सिंध में, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हुकूमत सिंध ने टोटल 44 डेंगू वार्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू आउट सिंध में, और वो डेंगू वार्ड्स में लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जो इस तरह की बीमारी हो रही है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसने भी, और जो हमारी मुकामी इंतज़ामिया है पूरे सिंध की, उन्होंने मिलकर डेंगू के स्प्रेस, मलेरिया के स्प्रेस जो है वो सिंध भर में किए जा रहे हैं। और इन चीज़ों का मकसद ये है कि लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है डी वाटरिंग पे, क्योंकि जैसे ये डी वाटरिंग होगी, जैसे पानी निकलता जाएगा, ज़मीन खुश्क होती जाएगी, तो ये मच्छर और ये बीमारियां भी उससे कम होती जाएंगी, लोगों का एक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त फोकस यही है कि हर ज़िले में जिस हद तक भी पॉसिबल हो वो डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के लिए चीज़ें वो सहूलत ज़्यादा बेहतर हो सके। जैसा आपने कहा कि जी हुकूमत सिंध का तैयार है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं, साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं कि जब तक तमाम मुतासरीन मुकम्मल तौर पर अपने घरों पर वापस ना जाएं, तब तक रिलीफ़ का काम हुकूमत जारी रखेगी। रिलीफ़ का काम, राशन सप्लाई का काम, कुक्ड फूड जो बना बनाया खाना है वो बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सैलाब मुतासरीन रिलीफ़ कैंपों में और अपने घरों तक वापस नहीं जाते। और जैसे हमने पहले भी कहा, पहले होता है स्टेप रेस्क्यू का, फिर होता है रिलीफ़ का, और रिलीफ़ के बाद होता है फिर रिहेबिलिटेशन का। गवर्नमेंट का मुकम्मल फोकस यह है कि तमाम इन लोगों को जिनके घर गिरे हैं, चाहे वो पार्शली डैमेज हुए हों या मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हों, उन तमाम मुतासरीन के घर हुकूमत बना के देगी। उन तमाम मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर रिलीफ हुकूमत फराहम करेगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो इतने डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें कर रही है। और जहाँ तक कमिटमेंट्स की बात है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, तो इस हुकूमत ने 2010 और 2011 में अपने आप को प्रूव किया हुआ है। एक टाइम पर पूरा लेफ्ट बैंक आपका डूब गया था, एक टाइम पे पूरा राइट बैंक आपका डूब गया था, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया। लोगों की तबाहकारियाँ बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद भी उनको फिर वापस सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेटल किया और उनको मामूलात ज़िंदगी उनकी जो है वो बहाल की। तो इस वक्त भी हुकूमत की यही जिम्मेदारी है, यही कमिटमेंट है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की ये कमिटमेंट है, सिंध हुकूमत की ये कमिटमेंट है, सिंध की पूरी इंतज़ामिया, सिंध के वज़ीर आला आज भी जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे पे हैं। वो नौशहर और फ़रोज़ आज गए, फिर घोटकी गए, अभी सखर भी जाएंगे। तो पहले भी अभी उन्होंने बीच में ठट्टा गए, सुजावल गए, बदीन गए, मीरपुर खास गए, उमरकोट गए, टंडोलायर गए, हैदराबाद गए, तमाम अज़लाओं के उन्होंने ख़ुद जो है अभी 3rd 4th टाइम उन्होंने दौरे किए हैं। इस वक्त भी जिस वक्त हम लोग बात करें तो वज़ीर आला सिंध जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ला के दौरे कर रहे हैं और एक एक जगह पे ख़ुद जाके देख रहे हैं, एक एक जहाँ पे कोई कमी कोताही है उसको ख़ुद एड्रेस करें उन इशूज़ को। तो पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है, पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस ये है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। ये बता दीजिएगा सचिन साहब, ये बता दीजिएगा आपने जो है वो आटे का पहले गंदम का रेट किया कि 4000 पे अंदाजी की कीमत मुकर्रर की, उसके बाद फिर आपने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत कि आटा 65 रुपये किलो मार्केट में फरोख्त होना है। लेकिन वो आटा इसलिए आपने ये कीमत मुकर्रर की कि आप कोटा देते हैं चक्कियों को या मिल मालकान को, लेकिन चक्की वाले कहते हैं कि हमें कोटा इंतहाई कम मिलता है और हम इस कीमत पर आटा फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपकी मिल एसोसिएशन है वो आटा जो सड़क पे बेचेगी जिस कीमत पे आपने कहा है वो खाने के लायक नहीं होता।
ऐसे में सिंध हुकूमत के पास क्या है कि सिंध के टैक्स के पैसों से जो गंदम खरीदी जाती है, इन फ्लोर मिल्स को, चंद मालकान को दी जाती है हज़ारों की तादाद में, उनसे कैसे साफ सुथरा अच्छा आटा आवाम तक पहुँचेगा? देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा वजाहत कर लूँ। हुकूमत सिंध ने गंदम की जो 4,000 रुपये प्राइस फिक्स की है, उसके मकासद थे, पहले तो बता दूं मैं। वो मकासद ये थे कि गंदम वैसे भी जो भी काश्तकार है उसके लिए कोई बड़ा बम्पर क्रॉप नहीं होता जिससे उसका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हो। गंदम लोग इसलिए उगाते हैं या तो अपने खाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत फिर सरकार को दे दी, मतलब वो इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं होता। और इन हालात में जब पूरी मुकम्मल तौर पर आपकी ज़राअत तबाह हो चुकी हो सिंध की, तो आपने किसी न किसी तरीके से उन लोगों को इनकरेज करना है, उन काश्तकारों को कि जी बराए मेहरबानी आप गंदम लगाएं। हुकूमत ने प्राइस जो 4,000 कर दी है। जो आपका दूसरा सवाल था, अब वो बताऊँ, जो 4,000 की है वो आपकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए है। इस वक्त जिन लोगों ने गंदम सरकार की ख़रीदनी है या ख़रीदी है 1 अक्टूबर से, तो उन्होंने ख़रीदनी भी है, तो वो उन्होंने पुराने रेटों पे ख़रीदनी है। जो 2,200 रुपये सपोर्ट प्राइस थी उस पर ख़रीदनी है, उन्होंने वो 4,000 रुपये में नहीं ख़रीदनी है। तो जो पुराना रेट है उसी पर उन्होंने ख़रीदनी है, तो उनको उसी पैसों में देना चाहिए। जो बाहर से जो गंदम हम लेके आते हैं उसमें हमेशा प्रॉब्लम आते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है और उसको फिर मिक्स करके चलाया जाता है ताकि वो गंदम और ये गंदम जो है वो मिक्स हो जाए और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पड़ रही है आपको 9,000 रुपये में। तो अगर बाहर की गंदम आप 9,000 रुपये में ख़रीदें, इससे बेहतर नहीं है कि अपने मुल्क की गंदम आप 4,000 रुपये में ख़रीदें और लोगों को इनक्रेज करें। मिसाल के तौर पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया जी हुकूमत ने 4,000 रुपये गंदम क्यों रेट किया है। हम नहीं करते। अगर जिन लोगों का एतराज़, हम नोटिफिकेशन वापस कर लेते हैं। अगर हमने नोटिफिकेशन वापस किया तो काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं। अगर काश्तकार गंदम उगाएगा नहीं तो आपकी हुकूमत टोटल डिपेंड करेगी इंटरनेशनल जो इंपोर्ट होगी गंदम की उस पर। और अगर इंटरनेशनल गंदम पे आपने इंपोर्ट किया तो ना ही उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी और उसका रेट जो है वो फिर उससे ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो हमेशा वाइज गवर्नमेंट्स जो हैं वो वाइज डिसीजंस करती हैं। जो हुकूमतें दूर का सोचती हैं वो ये चीज़ों को सबको देखती हैं कि जी आपने फ्यूचर को किस तरह देखना है, आपने अपने काश्तकारों को इनकरेज करना है कि वो लगाएं। क्योंकि आप गन पॉइंट पे किसी काश्तकार को ये नहीं कह सकते तुम ये फसल लगाओ। ये गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गन पॉइंट पे काश्तकारों को या ज़बरदस्ती हुकूमत इंपोज करके नहीं आप कॉटन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ, आप शुगर कैन नहीं लगाओ, आप गंदम लगाओ। तो अगर आप इनकरेज करें तो उनको वो सपोर्ट देनी, क्योंकि अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता अगर ये सारी शॉर्टेज हो गई और खुदा ना खास्ता कल को आपके इंटरनेशनल हालात भी कोई ऊपर नीचे हो गए तो फिर आपका फूड क्राइसिस तो हम नहीं पैदा करना चाहते इस मुल्क में। एजुकेशन खाते हिकिड़ो हुकुमनामो जारी कयो आहे ऐं बिना की शायदि सीएम साहब ई हुनजो हुकुम हो त हिन वक़्तु सॼा जेके बोर्ड मुतासिर आहिनि 70 लख खां वधीक माण्हू बेघर थी विया ऐं स्कूलनि में तो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। उहे सर हाणे काॾे वेंदा ऐं उन्हनि जे लाइ तव्हां का प्लानिंग कई आहे? बिल्कुल जी, इस बात पे हुई है क्योंकि काफ़ी स्कूल जो हैं इस वक्त वो बने हुए हैं रिलीफ कैंप्स उसमें अंदर। तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब को लास्ट कैबिनेट में भी ये कहा गया है कि वो अपनी पॉलिसी मुरतब दें और इस तरह की पॉलिसी दें कि जिन लोगों के स्कूल्स बंद हैं तो ये ना हो कि जी एनुअल एग्ज़ाम्स में उन बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हो जाए और एक कुछ बच्चे हैं जो स्कूल्स में रेगुलर जा रहे हैं, कल को बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अगर उन लोगों को एक के साथ ज़्यादती हो दूसरों के लिए वो तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके लिए पॉलिसी बनाएगा। जी हामी साहब, 11 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने टेलीफोन के जरिए इकट्ठे किए बरसात मुतासरीन की। तो वो पैसे कोई आपकी सिंध हुकूमत से भी उन्होंने कोई रब्ता किया है, वो किस तरह तकसीम करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि लोग परेशान हैं, इस वक्त उनको सख्त ज़रूरत है मदद की। देखिए जी, आपका सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत रिलेटेड है इस मुल्क की प्रेजेंट सिचुएशन से। इमरान खान के पास जो पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है उसमें सिंध और बलूचिस्तान है ही नहीं। इमरान खान जिस पाकिस्तान पे सब काम करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत है वो समझता है सिर्फ वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है वो समझता है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक तो झूठे टेलीथॉन, झूठी सारी कैंपेनें सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए की गई। जितने दावे किए गए इमरान खान ने कि हमें इतना पैसा मिला, वो पैसे नहीं मिले। और जो भी पैसा आ रहा है या तो बोलता है जी मैं चीफ मिनिस्टर KPK के अकाउंट में डालूंगा या चीफ मिनिस्टर पंजाब के अकाउंट में डालूंगा। क्यों सिंध के लोग इंसान नहीं हैं? इमरान खान की इससे पहले जितनी सियासत रही है वो उसकी एंटी सिंध के लोगों की रही है। जितना अरसा इमरान खान इक़्तिदार में रहा 3.5 साल में, एक सड़क इमरान खान ने कोई फेडरल PSDP में नहीं आई जिसको वो क्लेम कर सके जी हाँ ये सड़क इमरान खान ने बनाई हो।
3.5 साल इमरान खान इक़्तिदार में रहा, एक रात सिंध में नहीं रहा। आज जो है वही इमरान खान जब हमारी सैलाब मुतासरीन की इमदाद जो कि सिंध हुकूमत ने ख़रीद की, सिंध हुकूमत ने कराची में एक वेंडर को ऑर्डर दिया, जिस तरह हम राशन बैग्स के ऑर्डर दे रहे हैं, उस वेंडर के एक उसके फैक्ट्री कराची में है, उसकी एक फैक्ट्री लाहौर में है, पंजाब में कहीं पे उसकी। तो वहाँ से जब उसको ऑर्डर दिया गया तो जो पंजाब से सामान आ रहा था उसको बॉर्डर पे सील किया गया। उस सील करने के बाद FIR काटी गई और वो सामान जब्त किया गया। मैं कहता हूँ डूब मरने का मुकाम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये ऐसा काम भारत और इसराइल ना करे जो इमरान खान इस वक्त सिंध के लोगों के साथ कर रहा है। और इमरान खान का टोटल इस वक्त सियासत जो है वो मुनाफिकत की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। जिस तरह के इस वक्त वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है, जिस तरह के वो कल फिर जो उनकी ट्रेंड चलना शुरू होगा सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बिना पर खेल रहा है। इसके पास रियल पब्लिक की कोई ताकत नहीं है। एक तरफ लोग डूब रहे हैं पानी में, एक तरफ लोग जो है वो बीमारियों में मुब्तला हैं, और वो शख्स कंटेनर में बैठ के गाने चला रहा है और नाच गाने लगा के बैठा है और उसके जलसों में जो है वो नाच गाने चल रहे हैं। क्या ये मुल्क इस तरह होता है? कौमें इस तरह होती हैं? ये कोई कौम इस तरह नहीं होती जो इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स इमरान खान कर रहा है। पहले इसने क्या किया, एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासिरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इस पर नोटिस ले। मैं उनसे अपील करता हूँ कि एक शख्स आपके मुल्क के उस मजलूम अवाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उन मजलूम मुतासिरीन के खिलाफ साजिश कर रहा है, आप कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत उसको आप बाहर रख सकते हो? ऐसे शख्स को फौरी तौर पर सलाखों के पीछे होना चाहिए जो ऐसे मौके पर इस तरह की साजिशें कर रहा है। और तमाम इदारों का ये फ़र्ज़ है कि जो रेड लाइन्स इमरान खान इस वक्त क्रॉस कर रहा है उस रेड लाइन पर नोटिस लें। क्या पाकिस्तान में इतनी रेड लाइन्स आज तक किसी और जमात ने क्रॉस की हैं? क्या पाकिस्तान में इस मुल्क में एक कानून चलेगा या 2 कानून चलेंगे कि इमरान खान आज दिन तक उसको लाडला तस्वीर किया जाता है? और मैं कहता हूँ इमरान खान एक, हम समझते साहब, आप भी समझते हैं कि वो फारिग आदमी है, बेवकूफ़ आदमी, आप कहते रहते हो कि ये बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार आदमी इस हिसाब से है कि उसने जो अभी तक प्लानिंग की उसमें वो कामयाब जा रहा है। कैसे? उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसने मुल्क की अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसने मुल्क के हर इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गया। वो कोई अदालत उसको सज़ा देती नहीं है। कोई उसके लोगों के गुनाह या लोगों के ऊपर जो केसेस होते हैं वो प्रूव होने होते हैं कोर्टों में। इमरान खान के खिलाफ तब केस दाखिल होता है जब वो ओपन एंड शट केस होता है, जब सबको पता होता है कि इमरान खान ये क्राइम कर चुका है और ये चीज़ें मान चुका है, वो रिपोर्टें आ चुकी हैं। उसके बावजूद इमरान खान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इमरान खान अनटचेबल शख्स बना हुआ है। मुल्क का कोई कानून, कोई आइन, कोई अदालत, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई और इदारा इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। तो ये सवाल ज़रूर जन्म देते हैं पूरे मुल्क और कौम के सर पे कि जी ये आखिर ऐसा क्या शख्स है जिसके सारे गुनाह अयां हैं, जिसके गुनाह छुपे हुए नहीं हैं, जिसका पूरा किरदार छुपा हुआ नहीं है, जिसकी पूरी हिस्ट्री छुपी हुई नहीं है, जो फॉरेन फंडिंग केसेस में आपको भारत पैसे दे रहा है, फॉरेन फंडिंग केस में आपको इसराइल पैसे दे रहा है, फिर भी वो शख्स सियासत कर रहा है। उसके खिलाफ जो भी डिसीजन या जजमेंट जो इलेक्शन कमीशन में आ रही हैं सारी रिजर्व हो रही हैं और फिर 2-2, 3-3, 4-4 माह, 5-5 माह में तक चल रही है। पहले ये शख्स ने इसी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ केस के खिलाफ 6 साल 7 साल ये इल्तवा लेता रहा, उसको ड्रैग ऑन करता गया। उसके बाद जजमेंट आ गई। जजमेंट के बाद क्या हुआ? जजमेंट में तो क्लियर लिखा कि ये शख्स चोर है, ये डाकू है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, ये हर उस क्राइम में मुलविस है। जब वो जजमेंट ये चीज़ कहती है कि ये शख्स हर क्रिमिनल में, हर क्राइम में, हर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, तो उसके बाद इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन्होंने क्या किया? किसने इमरान खान को आज तक उंगली तक नहीं लगा सके? क्यों? कि वो शख्स अपनी साजिश में कामयाब हो रहा है। वो पहले इदारों को मुतनाज़ा बनाता है ताकि इदारे प्रेशर में रहकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। और अभी तक उसकी जितनी भी जो कोशिश रही है वो इस तरह की रही है। कल भी 2 दिन पहले जलसा करता है चकवाल में बैठकर, वहाँ जो उसने बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की है और अपने आप को कहता है कि कोई तुम्हें फ़ोन करे तो तुम फ़ोन का जवाब, अगर तुम्हें फ़ोन पे एक इंस्ट्रक्शन दे तो वो तुम दूसरी इंस्ट्रक्शन देना। वो इतना डरपोक बुज़दिल शख्स है इमरान खान, इतना बुज़दिल शख्स है, उसमें इतनी आज तक हिम्मत नहीं वो बताया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है।
उनका नाम लेते हुए इसके जो है वो परेशानी होती है, पसीने छूटते हैं इमरान खान के। और दूसरी बात, तुम ये बातें कर रहे हो कि जी तुमने कोई तुम्हें फ़ोन करे तो जवाबी तुम फ़ोन पे ये कहना, इमरान खान तुम ये खुद चीज़ का एतराफ़ कर चुके हो, तुम ये खुद चीज़ पूरी एडमिट कर चुके हो। जब तुम 3.5 साल इक़्तिदार में थे तो तुम लोगों को फ़ोन करवा के अपने असेंबली में बिल पास करवाते थे। इमरान खान तुम ये एतराफ़ कर चुके हो कि 3.5 साल तुमने जो भी तुम्हारे पास इक़्तिदार था उसमें तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, ना तुम कभी सेनेट की कोई सीट जीतने के काबिल थे, ना ही तुम असेंबली में कोई बिल पास कराने के काबिल थे, ना ही तुम किसी मुल्क से लोन लेने के काबिल थे, ना ही तुम इस मुल्क में किसी किस्म की कोई कानून साजी करने के काबिल थे। तुमने जो काम किया वो उन्हीं फ़ोनों के ज़रिए किया। तो जो शख्स इससे बड़ा मुनाफिक शख्स, इससे बड़ा दोगला शख्स, इससे बड़ा 2 नंबर शख्स पाकिस्तान की सियासत में कभी पैदा नहीं हुआ है। और ये शख्स इस वक्त इस मुल्क के तमाम इदारों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, इस मुल्क की कौम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ, इदारे भी बाद में, कौमें भी बाद में, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। जिस शख्स में इंसानियत नहीं है उस शख्स में कुछ नहीं है। क्या ये इंसानियत थी कि सैलाब मुतासरीन, उनकी वीडियो फुटेज सबने देखी है, उन लोगों को, मासूम बच्चों को लोगों ने देखा है, वो तो अपने घर से कभी निकलता नहीं, जलसे के कंटेनर से कभी निकलता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उन मुतासरीन को, उन मासूम बच्चों को गोद में उठाया, उनसे पूछे, उनकी माओं की आंखों से देखे कि उनकी माओं की आंखों में सब क्या चल रहा है, उनके खिलाफ भी साजिश कर रहा है। तो ये शख्स जो इंसान ही नहीं है, ये हैवान नुमा शख्स जो है वो इस मुल्क में मुसलत अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल किया गया, और अब वो उसको 3.5 साल जो उसको ब्रीदिंग स्पेस मिला है उसमें वो और इस मुल्क में गंद फैला रहा है। वो इन मुतासरीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इन मासूम लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहा है। उनकी तुम इमदाद अपने पंजाब बॉर्डर पे, तुम्हारी पंजाब हुकूमत होकर डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है इस शख्स के लिए। अच्छा शकील साहब, जैसे आपने बताया कि अभी कोटड़ी पर जो है वो पानी कम हुआ है, ऊंचे दर्जे का सैलाब खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक नौशहर और फिरोज शहर वो डूबा हुआ है, गेंद शाह डूबा हुआ है। इन शहरों से पानी क्यों नहीं निकल रहा, कब निकलेगा? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि कोटड़ी में अब पानी कम हुआ है तो अब डी वाटरिंग प्रोसेस तमाम जगहों पर हो रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो डी वाटरिंग प्रोसेस को यकीनी बना रहा है और पानी निकलना शुरू हो रहा है। अगर आप डेली किसी भी जगह पे देखेंगे तो जो पानी का लेवल आज से 1 हफ्ता पहले था, अब उससे कम है, क्योंकि जो कोटड़ी वाला प्रेशर निकला है तो सब ने डी वाटरिंग अपनी स्टार्ट कर ली है। डी वाटरिंग हो रही है, इसमें अभी टाइम लगेगा। डी वाटरिंग में 100% डी वाटरिंग में तो महीनों के महीनों लग सकते हैं, क्योंकि आपके मेन जो आपके हैं ड्रेनेज वो तो आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो जगहें जो आपके बिल्कुल लो लाइन एरियाज़ हैं उनको पंपिंग के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा पंपिंग मशीन्स हर तहसील, हर गांव तक पहुंचाना और उनको प्रोक्योरमेंट करना, वो भी गवर्नमेंट लगी हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं वो सारे उस चीज़ को देखें। देखिए, वो तो अगर उसको जो बंदा एक्स वाई का नाम नहीं लेता, जब वो नहीं नाम लेता, मुझे क्या पता है कौन है एक्स और वाई? आपको पता है नाम एक्स वाई की? आप तो सहाफ़ी और मैं तो सहाफ़त काम नहीं है, आपको पता नहीं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तभी तो मैं बोलता हूँ उस बुज़दिल शख्स को, उस डरपोक शख्स को थोड़ी हिम्मत पैदा कर, नाम ले एक्स वाई है कौन, तो हमें भी तो पता चले वो एक्स वाई कौन है, जो जिन्होंने तुम्हारी नींदें हराम की हुई हैं, जिनकी वजह तुम रात को सो नहीं सकते हो, जिसकी वजह तुम्हें इतनी परेशानी है कि जी अब जो है नया चीफ कौन होना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई ऑपोजिशन लीडर कहता है कि जी कि फलाने को आईजी लगा दो, फलाने को डीजी लगा दो, फलाने को जो है आर्मी चीफ लगा दो? ये ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, क्योंकि असेंबली में ये अपनी रुकनीत छोड़ चुका है। ऑपोजिशन लीडर इस वक्त राजा रियाज साहब हैं, तो ये किस हैसियत से सिर्फ जलसे करने से, स्टेज पे रोज़ाना ये कॉन्सर्ट करने से आप अपील करोगे कि जी मैं लगाऊंगा चीफ? इस तरह तो कल को बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत मजहबी जमातें जो इससे डबल ट्रिपल जलसा कर सकती हैं, कल को वो बोले जी मेरे कहने पे किसी को चीफ लगाओ। तो ये शख्स होता कौन है, इसकी हैसियत क्या है? दूसरा, आपने जो आटे की बात की, आटे की बात मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास जितना स्टॉक होता है, मैं समझाऊंगा आपको बात, वो जो भी गंदम की सप्लाई होती है उसका 25% स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है, बाकी वो प्राइवेटली प्रोक्योर करते हैं मिल मालकान, जो फ्लावर मिल्स वाले होते हैं।
तो इसमें गवर्नमेंट ने ये इस बार अश्योरेंस करनी है कि जो भी गंदम जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट से ली हुई है जो वो मिलों को देंगे, उस गंदम का जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी गरीब आवाम तक पहुँचे। तो इस बार ये फैसला किया गया कि उनको टारगेटेड एरियाज़ में उन गंदम को सेल किया जाएगा ताकि जो एक्चुअल गरीब है वो उसका फ़ायदा ले सके। ये ना हो कि जी मिसाल के तौर पर एक साहिब हैसियत शख्स भी उसी पैसों पे गंदम खरीद रहा है और एक मजदूर भी उसी पैसों पे वो उसी गंदम को खरीद रहा है। तो ये टारगेटेड सब्सिडी होगी, ये टारगेटेड लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे पास से पहले जितनी भी सब्सिडीज़ दी गई हैं वो सबके लिए होती हैं, मतलब कोई किसान भी अगर खरीद रहा है तो उस रेट में खरीद रहा है, कोई ज़मींदार भी उस रेट में खरीद रहा है, कोई मजदूर भी उस रेट में खरीद रहा है, कोई मिल मालिक भी उस रेट में खरीद रहा है। तो वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साहब ये राणा सनाउल्लाह कल आए थे, उन्होंने कहा कि माजूद तैयार है अगर इमरान खान इस्लामाबाद आते हैं। तो खान साहब तो कह रहे हैं सिर्फ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या तैनाती के हवाले से वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और बड़े लोगों को लेके पहुँच रहे हैं। अगर तसादुम होता है तो आप समझते हैं कि पहले जो मुआशी सूरत हाल मुल्क की या सैलाबी सूरत हाल है, इसमें ये आपकी हुकूमत को वफाक में जो जाती है उसको सपोर्ट करेगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी चाहती है कोई भी तसादुम ना हो, ठीक है, लेकिन इमरान खान के लिए मैं एक बात कहूँगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और जितना मैं पीटीआई को जानता हूँ, अगर तसादुम हुआ तो पीटीआई वाले जितने भी हैं ना ये दुम दबा के भागेंगे। इनमें कोई एमआरडी की जदोजहद करने की कोई ताकत नहीं है, इनमें कोड़े खाने की आदतें नहीं रही हैं। ये जितने भी ये कॉन्सर्ट वाले पार्टी है, ये कॉन्सर्ट वाली पार्टी सिर्फ नाच गाने की हद तक है, बाकी ये लोग जो है इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन तसादुम ना हो तो मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, क्योंकि हैं तो वो भी पाकिस्तानी ना। हम फ़र्क है कि हम नहीं चाहते, हमारी वो सोच नहीं है जो एक कम ज़र्फ शख्स की सोच है कि जी अगर सैलाब मुतासरीन सिंध के हैं, अगर सिंध में वो कोई बच्चा मासूम जो है वो भूख में बैठा हुआ है, कोई माँ बेचारी भूख में बैठी है, कोई बुजुर्ग भूख में बैठा है, तो उनकी इमदाद रोक दें, उनके राशन रोक दें। मतलब ये डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने सुना है कि हुकूमत किसी की भी हो, कोई एक सूबा, एक मुल्क का दूसरे सूबे का राशन बंद करे, दूसरे सूबे के चीज़ें ये कन्फिस्केट करे? ये आपको गिरी हुई सोच सिर्फ और सिर्फ पीटीआई में और इमरान खान में मिलेगी। देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम पे बिल्कुल है, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में, शहरों में होता है, हमारे मुल्क के भी बड़े शहरों में है। एनालिसिस मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, लेकिन सिंध पुलिस कोशिश कर रही है, डेटा भी आ रहे हैं डेली कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कितनी चोरियां रिकवर हो रही हैं, कितने लोग जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिंध हुकूमत जो है वो सिंध पुलिस जो है उसको फोकस किए हुए है और इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू आएगा। जैसे ये बड़े गैंग्स हैं, इन पे हाथ लगेगा तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। एक मिनट, आप बहुत जल्दी आए। हाँ जी, सर ये बताएं कि कल सीएम हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें एमक्यूएम भी मौजूद थी, जिसमें वज़रा भी मौजूद थे और शायद आप भी लाजमी होंगे, उसके साथ सीएम साहब भी मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह भी मौजूद था और सारे ही तकरीबन वहाँ बैठे हुए थे। एमक्यूएम ने कुछ जो आपके साथ मुआहदा हो रहा था उस पर अमल दरामद न होने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसके बारे में आप क्या फरमाएं? जब आप मीटिंग में अगर थे तो आपको सब पता होंगे, अगर आप मीटिंग में नहीं थे तो आपको पता ही नहीं है कि जी वो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बातचीत हुई थी या कोई और बातचीत हुई। उनके एक रुकन जो है उन्होंने बाहर आके माइक पे नाम ले लो रुकन का, किसने? सचवानी साहब जो उनके अक़लियती रुकन है उन्होंने आकर बाहर बताया। वो तो मीटिंग में थे ही नहीं भाई, वो कह रहे थे वो मीटिंग में नहीं थे। अच्छा, आप नाम ले लें किसी का। खैर वो रूटीन की मीटिंग जो इत्तेहादियों की होती है बिल्कुल होती है। एमक्यूएम का कोई रिजर्वेशन होते हैं तो डेफिनेटली उसको गवर्नमेंट एड्रेस भी करती है। क्या थे रिजर्वेशन? ऐसे कोई खास नहीं थे, वो जो भी है रिजर्वेशन उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो थे वो पर्दा जो भी है। थैंक यू जी।